नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में बहुत तेज गति से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ये वेरिएंट अब तक 77 देशों में फैल चुका है और किसी भी दूसरे स्ट्रेन की तुलना में कोरोना के इस वेरिएंट की रफ्तार बहुत ज्यादा है। अमेरिका में 36 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। भारत में भी हर दिन इसके केस बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन से अब तक 100 से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके लक्षणों को जानना बेहद जरूरी हो गया है ताकि समय रहते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हमारे देश में चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम इससे कितने तैयार हैं। इन सब के बीच विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए सवाल में उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी। सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। आज सवाल तो बनता है कि हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओमिक्रॉन से खतरे के निपटने के हम कितने तैयार हो चुके हैं और कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, या आप इसको लेकर के जिस पर आप वक्त वक्त पर प्रदेश में सियासत अपने आप में उफान मारती रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन से मौत को लेकर के जवाब दिया था। और एमएलसी दीपक सिंह का क्या कुछ कहना है, जरा आप सुनिए। सरकार सदन के बाहर झूठ बोलती है और सदन के भीतर लिखित रूप से इस बात को कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि पूरा देश जानता है उत्तर प्रदेश की उन घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया था जब एक महिला अपनी उत्तर प्रदेश की अपने पति को मुंह के सांस से ऑक्सीजन देती थी लेकिन उसे बचा नहीं सकी। उत्तर प्रदेश की ऐसी दर्जनों घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बनी जहां पर रो रो कर अरुणा रस्तोगी ने अपने पति को ऑक्सीजन दिलाने के लिए बात की। नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की घटना को ट्वीट करके कहा कि वहां पर उनका इलाज अच्छे चल रहा है। उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी जान नहीं बच सकी मेरे भाई की, क्योंकि वो ऑक्सीजन कमी से उनकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में ही कम से कम। तो यहां आपने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को भी देखा और विधानसभा के भीतर दिए गए उस सवाल के जवाब को भी आपने सुना है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से, यानी कि जिस ऑक्सीजन को लेकर के लगातार किल्लत की बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसकी मारामारी की तस्वीरें आपने देखी सुनी, लेकिन अब विधानसभा के भीतर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है, ये स्पष्ट किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी है कि अब आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश इस बड़े संक्रमण से या बड़े खतरे से कितना तैयार हो चुका है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा आज के खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे और जरा आपको बताएं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता अल्पना चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अल्पना जी, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में अल्पना चौहान जी आपसे करना चाह रहा हूँ, बार बार और उन तस्वीरों को हमने देखा जिसका आज जिक्र विपक्षी खेमा भी कर रहा है। विपक्ष के लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि दूसरी लहर के दौरान जिस बड़े संकट को हमने देखा, जिसकी वजह से बहुत सारे हमने अपने करीबियों को खोते हुए हमने देखा, बड़ा सवाल वहां पर उठा कि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की मारामारी को लेकर के हर प्रदेश जूझता हुआ नजर आया और कई राज्यों की तरफ से तो खुलकर के इस पर बयान दे दिया गया। लेकिन अब विधानसभा के भीतर एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक बयान दिया जाता है और यह कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई है। बताइए जरा, मौत नहीं हुई क्या? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी क्या? अनम्यूट कर लीजिए अल्पना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ये जो विपक्ष की सोच है, हाँ। ये दर्शा रही है
कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमारी भारतीय जनता पार्टी पर ये लगा रहे हैं कि ये लोग कितनी दूषित मानसिकता के हैं और कितने पंगु सोच के हो गए हैं। इन लोगों को हमारे विकास कार्यों का महिमा मंडन करना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने कितनी जल्दी कोरोना की ज्यादा से ज्यादा डोज लोगों को लगवाई। उत्तर प्रदेश में कितने अच्छे से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्थिति को सुधारा। घर घर में हम लोगों ने भोजन पहुंचवाया। हम लोगों ने सबसे पहले कंट्रोल किया। कोरोना जैसी जो आपदा थी ये किसी के हाथ में नहीं थी, ये एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस पर काबू पाया गया है। हम सबसे सफल सरकार हमारी रही है। जो एक्शन लिए गए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं अल्पना जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं और विपक्षी खेमा भी लगातार इसी बात पर सवाल उठा रहा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी, किल्लत थी, क्या उस वक्त जिन लोगों की मौत हुई, जो बार बार ये कहते थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आए थे, लेकिन विधानसभा के भीतर सच्चाई किस बात में है? उस वक्त जो तस्वीरों के जरिए जो लोगों के दर्द थे वो सच है, या आज विधानसभा के अंदर जो बातें रखी गई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई, सच्चाई किस में है, जरा बताइए। जो सच्चाई आज रखी गई है, सच्चाई उसी में है। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है? बिल्कुल, ये सत्य है। अभिषेक वाजपेयी ये आपने सुना है कि वो ये कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई है, सच्चाई इसी में है। सच्चाई क्या है? देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक सत्ताधारी पार्टी वो लोगों की भावनाओं को कैसे आहत कर रही है, आप इसी से समझ सकते हैं। जिन लोगों ने अपना लाल खोया है, अपना सुहाग खोया है, अपना बेटा खोया है, उनसे जाकर के पूछिए कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने सारे लोग छटपटा करके मर गए। और आपको याद होगा वो वाकया जब रावत साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, उसमें कहा था कोई मेरे भाई को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दे, कोई मेरे भाई को बेड उपलब्ध करा दे तो बड़ी बात होगी, मैं उसका हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा। पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से काफी सारे लोग खड़े। मैंने अपने परिजन को खोया है, मैंने अपने परिजन को खोया है। और ये वही अल्पना जी कह रही हैं, ये वही मुख्यमंत्री जी थे, अपने प्रदेश को छोड़ करके बंगाल में गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी का सबसे सुन लीजिए, अल्पना जी सुनना सीखिए, अल्पना जी सुनना सीखिए, भोजन पहुंचाया है, अल्पना जी सुनना सीखिए, दुख को अगर समझा है, अरे अल्पना जी सुनना सीखिए। अगर समझा है किसी ऐसी पार्टी ने नहीं समझा जिसमें अगर आप पे सुनने की क्षमता नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। नहीं एक मिनट, नहीं अल्पना जी, नहीं मुझे बिल्कुल क्षमता है, मुझे एक करके लेकिन सवाल तो ये भी है ना अल्पना जी, दूसरी लहर के दौरान इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों की मौत हुई, कारण क्या रहे फिर? जरा ये भी तो स्पष्ट कीजिए ना। अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई तो कारण क्या है फिर? देखिए, मेरी पूरी बात नहीं हो पाई है। एक करके जरा जवाब ले लेता हूं। अभिषेक जी, हाँ, बात पूरी कीजिए। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। और अभी जब कोरोना के बाद अभी आपने देखा कि डेंगू आया और कैसे बाकी बीमारियां आई, तो खस्ता हाल सारी स्वास्थ्य सेवाएं नजर आई। और अभी ताजा के हिसाब से आप देखिए कि जन औषधि में भी कैसे कमीशन का खेल चल रहा है। ये अभी बिल्कुल नहीं देखा। मेरे पास बाकायदा प्रमाण के साथ में, जो अल्पना जी मैं हमेशा तथ्यों के हिसाब से बात करता हूँ, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। उसमें भी आपको बता दूं कि कई सारे हॉस्पिटल, भगवान न करे कि हमारे प्रदेश पे किसी की नजर न लगे, हमारे भारतवर्ष पे किसी की नजर न लगे। जिन माओ ने अपना लाल खोया, जिन बहनों ने अपना सुहाग खोया है, जिन बच्चों ने अपना पिता खोया है, कभी ऐसा ना दिन देखना पड़े। लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी हमेशा सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करती है, झूठबाजी करती है। और मैं कहूँगा सरकार ने अभी ऑक्सीजन के लिए अलग से प्लांट की व्यवस्था करा रही है, तो वो प्लांट क्यों लगवा रही है? अगर ऑक्सीजन की वजह से कहीं मौतें ही नहीं हुई थी तो वो प्लांट क्यों लगवा रही है? अल्पना जी जरा जवाब दीजिए। क्योंकि जनता को सहूलियत दी जा सके। जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का आपको जानकारी नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अरे छोड़िए, आप किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि आपके कार्यकाल में क्या क्या हो रहा था?
अगर अगर आपकी सरकार इतनी ही सफल थी, नहीं अभिषेक जी, इतनी ही आप ये सफल कह रहे हैं, थी, तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर अगले ऑक्सीजन की 20 सप्लाई में ज्यादा भी होती है। दवा आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई भारत के अंदर ज्यादा होती है। अभिषेक वाजपेयी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। आप ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है? देखिए अभी तक तो आंकड़ों में यही बताया गया था, हाँ, और लेकिन अब देखिए, ये कोरोना काल के हिसाब से तो ये फिर दूसरी लहर के अंदर सियासत क्यों हुई फिर? बार बार जितने विपक्षी खेमा है, ठीक है, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जब दूसरी लहर थी, जब आप ये मान रहे हैं कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी या सप्लाई सबसे ज्यादा होती है, तो फिर इस पर सियासत क्यों हुई फिर? अभिषेक वाजपेयी, सियासत कैसी बात कर रहे हाँ। हैं? ऐसा पहले आंकड़ों में दिया जाता रहा। आप देखिए दो स्टेटमेंट है ना, या तो ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी। ऑक्सीजन की वजह से कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा ही हो चुका है। तो जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये इसी प्रकार के अनंत आरोप हमारी जब ढोल के पोल नजर भारतीय आए, जनता पार्टी पर लगाते हैं। यहीं पे लोग कितने सारे गांव, मैं दूसरी जगह छोड़िए, मैं अभी ताजा आंकड़ा आपको बता दूं कि बछरावा के पास एक गांव पड़ता है भौसी, वहां पे एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे एक महिला कर्मी है, जहां पे उस स्वास्थ्य केंद्र में एक शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है, और जबकि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इंदिरा गांधी के समय सुनिए अभिषेक जी, अपने ज्ञान को थोड़ा करेक्ट कीजिए। हमने घर घर में शौचालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पहुंचे हैं। पहले मैं स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा हूं, घर के शौचालय की आप बात कर रही हैं। उस शर्म आनी चाहिए आपको। आप शौचालय जैसी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अच्छा है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ, आपकी तरीके से हवाई बात नहीं करता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं जनार्दन मिश्रा भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में, मैं जरा उनको भी जोड़ रहा हूं। जनार्दन मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो सदन के भीतर जिस सवाल के जवाब में ये कहा गया कि कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, और जब हम दूसरी लहर का जिक्र करते हैं, उन तस्वीरों को एक बार फिर से याद करते हैं, वो जहन में आती है वो तस्वीरें, तो क्या नजर आता है? क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? सच्चाई किसमें नजर आती है? शुभेंदु जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की बात को अलग करें, और जनता की तरफ अगर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं था उस समय पर ऑक्सीजन की कमी तो चारों तरफ दिख रही थी, और ये इसमें कोई भी अछूता नहीं था, हर घर में हर चीज में, और उसके ब्लैक मार्केटिंग काफी चीजों के लिए लोग परेशान रहे। हर समाचार पत्र इस चीज का गवाह है। हर जो फील्ड पर हमारे कोरोना वॉरियर्स थे वो सभी इस चीज से वाकिफ हैं। और ये बात भी है कि साथ में कहा जाए, जैसे जो स्वास्थ्य सुविधाओं को एक साथ इतनी जल्दी से पूरा किया गया, उसकी बात वो सरकार की अलग है, लेकिन ये कहना बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर देना कि बिल्कुल कमी नहीं थी। और आगरा का आपने केस देखा जिसमें एक डॉक्टर ने, एक जो संचालक था, उसने बताया कि हमने 19 लोगों की ऑक्सीजन को निकाल दिया, ये हमने बचा लिया, और कई केसेस तक हुए हैं। ये कई केसेस हुए हैं, लखनऊ में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं कि यहाँ पर नहीं मिल रही, इस तरह से ये दिक्कत है। तो ऐसा झुठलाना तो ठीक नहीं है, और जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी, वाकई में कमी थी, या इसको इस पूरे विषय को हाइप किया गया, इसको इतना ज्यादा बड़ा बनाया गया, या असल मायने में कमी थी? क्योंकि दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नेता ये कह रहे हैं कि उस वक्त और आज भी सदन के भीतर जो जवाब दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि दूसरी लहर में बड़ा हंगामा हुआ और इसको लेकर के बहुत जोर शोर से विपक्षी खेमा भी इसको लेकर के सवाल उठा रहा था। तो क्या वाकई में वो कमियां थी या उसको हाइप दिया गया इतना? देखिए शुभेंदु जी, इस चीज का प्रयास किया गया कि पूरी कर दी जाए चीजें, और लेकिन ये कमी वहां पर थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं था। देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में, और जो अगर जिस हिसाब से लोगों उस समय पेशेंट्स आ रहे थे, हॉस्पिटल्स की हिम्मत नहीं थी। आपने देखा वो उस समय ऐसी स्थिति थी, सारे बेड्स फुल थे, और जबकि संक्रमण होने के इतने चांसेस है, लेकिन तब भी लोग लाइन में लंबे लगे हुए। तो ये उस समय कोई भी गवर्नमेंट पूरे विश्व की इतने बड़े स्केल पर पूरी नहीं कर सकती।
हाँ। लेकिन वो कमी थी, कमी की वजह से लोगों ने परेशानियां फेस की और हाँ। कमी को पूरा करने का प्रयास जरूर किया ठीक गया। है, लेकिन अगर और ये जरा कहते कि इन्हीं कमी चीजों को नहीं समझ लेते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट और एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मोहनलालगंज से सीएचसी सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर ज्योति कामले। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि ये पूरी डिबेट इसी पर आधारित है कि क्या वाकई में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जो तस्वीरें, जो बातें, जो कहा गया, जो सुना गया, क्या वाकई में उसमें सच्चाई है, या फिर आज जो एक स्टेटमेंट विधानसभा के भीतर दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, असल मायने में था क्या? क्योंकि आप तो उस वक्त सभी के सामने थे, आप जूझ रहे थे, आप लड़ रहे थे, आप काम कर रहे थे, तो बखूबी तरीके से आप जानते हैं। बताइए उस वक्त क्या चीजें थी। ज्योति जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बिल्कुल, बताइए मैम। एक्चुअली देखिए, कोई भी महामारी जो कोरोना की आई अचानक से आई, और उस समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, क्योंकि जो कंप्लेन आ रही थी वो सांस लेने की कंप्लेन आ रही थी, तो ऑक्सीजन की कमी तो हुई है। क्योंकि जिनको दिया गया, सपोर्टिव पे रखा गया, उसमें कुछ लोग तो 75% लोग बचे भी हैं, कुछ लोग गए। तो महामारी तो अचानक से आई है, इसलिए ये कहना कि उसकी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि बता के तो आई नहीं। जो तैयारी थी, सीमित संसाधन में सब लोगों को पूरी सुविधा देने की कोशिश की गई। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं ज्योति जी, कि कमी को मान लिया गया, कमी को स्वीकार किया गया कि चलिए ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से क्या जो मरीज वहां पर एडमिट थे उनकी मौत हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से? देखिए, टोटली ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मौत हुई है, कुछ लोग डर की वजह से भी गए हैं। हाँ। एंजाइटी की वजह से गए हैं। हाँ। एक दूसरे को देख करके गए हैं कि उनको ये हो गया, अब पल्स रेट बढ़ रही है, घट रही है, वो मतलब कुल मिलाकर के घबराहट में भी बहुत पेशेंट चले गए। हाँ। अच्छा, मोहनलालगंज में क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की मौत हुई है? दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मोहनलालगंज में क्या किसी भी मरीज की मौत हुई? जहां तक हमारी सीएचसी का सवाल है, जितने पेशेंट आए हैं उसमें से तो किसी की डेथ नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं। अभिषेक वाजपेयी, तो ये तो यहां पर एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ऑक्सीजन की कमी जरूर मान सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई, ये फिलहाल तो नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, तो अगर देखिए, आप सबके सब लोग मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी रही और जिनकी वजह से मौतें हुई हैं, ये अभी बड़े भाई जनार्दन जी ने भी बताया और मैम ने भी बताया। और अगर मौतें नहीं हुई तो आगरा, मेरठ, कानपुर जैसे तमाम शहर जो ऑक्सीजन की वजह से, जो झांसी, इवन मैंने तब उस समय मैं झांसी में था और मैंने झांसी का स्वास्थ्य केंद्र था, मैंने खुद, क्योंकि मेरा एक परिजन वहां पे एडमिट था, मैंने उसको खोया है, तो मैं जान सकता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है शायद कहने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कहने के लिए मैं पूछना चाहती हूँ, तकरीबन 15 वेंटिलेटर ऐसे थे। आपने खुद कवरेज चलाई थी, बताकर आती है, आपने खुद कवरेज चलाई थी कि वहां पे पत्रकार भाइयों ने बैठ करके धरना दिया था। 15 वेंटिलेटर जो बंद था वहां पे, उसको चालू कराया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश पत्रकारों ने चलाया था। और मैं आपको याद दिला दूं, और अल्पना जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, एक करके मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अभिषेक जी, आपको याद दिला दूं कि कैग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तकरीबन 6 करोड़ 17 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। जो लोग दवा सप्लाई करते थे, ऑक्सीजन का स्टॉक होने के बावजूद उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की थी, उनसे वो तक वसूले नहीं गए। और तो और, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि अचानक से आई थी, जब पहला वेव जाने के बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने इस बात को कहा था कि दूसरा वेव बहुत ही खतरनाक होगा। तो क्या हमारे प्रदेश की सरकार को चेतना नहीं चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री जी के लिए पश्चिम बंगाल में जा करके प्रचार करना इतना जरूरी था? क्या जब शमशान घरों में, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी रुक गई क्या? जल रही थी, नहीं, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी रुक गई क्या उसमें टीएमसी रुक गई थी, या दूसरे राजनीतिक दल रुक गए थे? खैर वो अलग विषय है। अल्पना चौहान जी जरा जवाब दीजिए। अल्पना जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी, वो एक प्राकृतिक आपदा थी। अगर आप लोग घरों में ना सोए होते, आपकी पार्टी घरों में ना सोई होती, आप लोग विपक्ष का स्वरूप ना ओढ़
रहे होते, आप भी तो जनता की सेवा में उतरते, लेकिन आप लोग सिर्फ कल्पना विपक्ष जी, का एक रोल मुझे अदा कर लगता रहे है हैं। आप या तो ज्ञान का अभाव है या तो जानकारी का अभाव है। आपने जाकर के देखा था अस्पतालों में, कल्पना जी, आप जब रिपोर्ट कल्पना जी, पढ़ मैं करके बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि या तो ज्ञान का अभाव है आपने अस्पतालों में या जाकर तो के देखा जानकारी था। का अभाव है। पहले आपको देखना चाहिए कि आदरणीय डिम्पल यादव जी ने कितनी जगह पे लोगों के लिए राशन बांटे हैं, पैकेट बांटे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन से लेकर के सड़क तक, जमीन से नहीं लेकर अभिषेक जी, ठीक है अब जरा सुन लेते हैं, अपना अल्पना जी को भी सुनते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। अपनी पार्टी के लिए कहता हूँ। ठीक है अभिषेक जी, एक मिनट, ठीक है। समूचे विपक्ष ने, इवन यहाँ तक कि एनजीओ ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। बाकी लोगों ने अभिषेक वाजपेयी जरा सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए, अल्पना चौहान को पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। अभिषेक वाजपेयी प्लीज ऐसे नहीं, अभिषेक वाजपेयी प्लीज ऐसे नहीं, सुन लीजिए। इस प्रकार के जुमले आप छोड़ रहे हैं, ये आपकी नाकामयाबी को दर्शाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने जो 4 साल विकास किया है, मैं खुद कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश नाकामयाब था। एनजीओ ने मदद की, वो नाकामयाब थी। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, एक मिनट अभिषेक वाजपेयी जी सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले जरा बात सुनिए, एक एक करके अगर बात रखोगे ना तो समझ में आएगा जनता को तभी समझ में आएगा। अल्पना चौहान ठीक है अल्पना जी, एक मिनट मैं जरा जनार्दन जी ठीक है, मैं जरा इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। अभी ठीक है अल्पना चौहान जी ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। अल्पना जी ठीक है मेरे पास एक नहीं, सारे प्रमाण के साथ में बात करता हूँ। घर में छपने वाले अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए, बिना तथ्यों के बात मत किया कीजिए। आप नहीं ठीक है जरा एक मिनट जरा मैं इसमें ज्योति कामले जी को एक बार फिर से जोड़ रहा हूँ, एक मिनट जरा। अल्पना चौहान जी और अभिषेक वाजपेयी प्लीज एक मिनट जरा, अभिषेक वाजपेयी, अल्पना चौहान जी एक मिनट जरा, ज्योति कामले जी मैं जरा ये समझ रहा हूँ कि अब प्रदेश की सरकार या प्रदेश का सिस्टम जो है वो कितना तैयार है कोरोना के नए खतरे को लेकर के, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के। प्रदेश में क्या वाकई में नई सिरे से नई व्यवस्थाएं तैयार हो रही हैं कि अगर तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या उससे निपटने के लिए हमारे पास सिस्टम है, तैयारियां हैं? ज्योति कामले जी, तरह से अल्पना चौहान जी प्लीज एक मिनट जरा सुन लीजिए, प्लीज एक मिनट, एक करके प्लीज। ज्योति कामले जी, हेलो जी अपनी बात रखिए। जी, जैसे कि हमारा पहली लहर और दूसरी लहर में जो कमियां हुई है उसके अकॉर्डिंग अब जो है आपका स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो या फिर मतलब जो भी संस्थाएं, तो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह हर जगह पे जितना हो सकता है लगवा दिया गया है। अभी हमारे सीएससी मोहनलालगंज में भी एक सेटअप तैयार कराया गया, लगभग 30 बेड का जो ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसी तरीके के हमारे पूरे लखनऊ में सब जगह पर ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से अगर डेथ हुई है तो कम से कम आगे आने वाली इस तरह की कंडीशंस को ना सफर करना पड़े। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है ज्योति कामले जी, मैं एक सवाल और आपसे कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जनार्दन जी के पास जाऊंगा, कि ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो अब जो नए सिरे से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो यानी कि ये तो दिखाता है ना कि पहले ऑक्सीजन की कमी थी। यही तो विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है। आपको क्या इसमें नजर आता है कि इसमें कमी थी ना उस वक्त? बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। अगर ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोग बचे हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे लिया गया, कुछ लोग नहीं बचे, जिनके लंग्स या कोई जो भी था वो डैमेज अधिक हो गया तो नहीं बचे। अगर जिन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया था तो बच गया, जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन डबल डोज लग गई थी वो भी बच गया, या सिंगल डोज भी ले लिया था तब भी बच गया। इम्यूनाइजेशन जिन्होंने प्रॉपर ले लिया है उसमें भी 75% लोग बच गए हैं। जिन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं लिया उनके जाने वाले के अधिक है कंडीशंस। अब ऑक्सीजन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मान लीजिए ऑक्सीजन से लोगों की डेथ अधिक हुई होगी, तो आगे आने वाले टाइम पर कम से कम ये तो ना हो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है, उस चीज को सपोर्ट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है जनार्दन मिश्रा जी, इसमें दो चीजें हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी थी और दूसरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई, ये दो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। शुभेंदु जी, मैं इस पर अपने दर्शकों को एक चीज जरूर इस पहलू पे रखना चाहता हूं
कि देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग आरोप लगाते हैं, देखिए राजनीति को किनारे कर दीजिए। जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास में हेल्थ सिस्टम के A+ ग्रेड इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन उनके साथ भी जब प्रॉब्लम्स आई तो वो चीजें नहीं संभाल पाए। आपने देखा यूरोप में हाहाकार मच गया। तो हमारे यहाँ पर तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल, मतलब उसके प्रपोर्शन में हम देखेंगे तो एकदम नेग्लिजिबल एक वो था। तो अभी ये कहना और उसमें अब राजनीति डालते हैं कि बिल्कुल नहीं कमी थी, कमी बिल्कुल थी। हर एक घर में, हर एक जो भी हमारे जो आसपास के लोग हैं, मैंने बोला ना कोरोना वॉरियर्स है, उन्होंने देखा है, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, जर्नलिस्ट हो, उन्होंने जाकर एक एक सेंटर पर देखा है कि कैसे लोग एक एक सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे थे और कितने महंगे दामों में वो चीजें मिल रही थी। मैं फिर से दोहराता हूं, कई केसेस हुए, कई चीजें उसमें की गई। और देखिए, जहां तक डेथ की बात होती है, हमारे साथ में पैनल में डॉक्टर साहिबा हैं, तो डेथ सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से है ये डिक्लेयर करना तो एक बड़ा एक टिपिकल टास्क हो जाता है। उसमें जब आपका पूरा सिस्टम वर्कआउट नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, तो वो सपोर्ट अगर नहीं मिला और कितनी देर तक वो सपोर्ट पर पेशेंट काम करता है और कितना वो रिबैक करता है, कितना उसको रिकवर कर लेता है, ये सारी चीजें डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो ये चीजें टेक्निकल हैं, लेकिन कमी थी, ये बिल्कुल सत्य है, इसको झुटलाना बिल्कुल गलत है। और ये राजनीति में आप बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, ये भी नहीं ठीक है, ये सारी चीजें तो अलग बात है। लेकिन जनता ने एक भीषण काल देखा और अब आगे आने वाले समय में उनको स्वयं सचेत रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, इसमें अभिषेक वाजपेयी मैं जरा जल्दी से एक चीज और जोड़ लेता हूं कि ठीक है, पहले जो कमियां थी उनको देख करके अब आगे बढ़ने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि पहली लहर आई थी तो उस वक्त भी सचेत कर दिया गया था, लेकिन दूसरी लहर में उतने नियमों का, उतनी गाइडलाइंस का पालन नहीं करवाया गया, ये सरकार की नाकामी आप बता रहे हैं। लेकिन अब जब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, दुनिया के कई देशों के अंदर ये संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो क्या अब इसको लेकर के आपको नजर आता है कि सरकार को कुछ प्रभावी एक्शन लेने की जरूरत है? लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो हमारा भारतवर्ष है और जो हमारा प्रदेश है, अनेकता में एकता, हम सबको साथ रह करके इस विपदा से निपटना पड़ेगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे कहीं पे भी हो, उन स्वास्थ्य केंद्रों में कहां पे क्या क्या कमियां हैं, उनको उजागर करने के साथ निश्चल भाव से, मैं खुद भी कहता हूं निश्चल भाव से हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ सरकार राजनीति करेगी तो राजनीति करने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने परिजन को हो सकता खो करके बैठा हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना, और हम बिल्कुल दिखाएंगे। जहां पे कमी होगी हम बिल्कुल बताएंगे, ताकि सरकार उन कमियों को दूर कर सके। ये तीसरा लहर आने वाला है, और भगवान न करे हमारे प्रदेश को और देश को किसी की नजर न लगे, हम सबको वापस से एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे प्रचार इसके लिए सरकार को करना क्या चाहिए? इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें सुझाव क्या हो सकता है? अभिषेक वाजपेयी की तरफ से इसमें सरकार को सुझाव क्या हो सकता है? क्या अब वापस से हमें कुछ सख्ती बरतने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है आपको? इसमें क्या लगता है, सुझाव क्या है सरकार के? नहीं, मैं सुझाव ये देना चाहता हूं कि जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे मैडम है CSC सेंटर से हैं, तो वो अच्छे से जानती। कई सारे मैंने जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र का नाम बताया था, भौसी में पड़ता है। वहां पे कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। सरकार कहती मैंने सुविधाएं दी, और कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे जहां पे ताले बंद और भैंसे बन रही हैं, उन सबको खोल करके वापस से सरकार को, अभी भी हमारे पास समय हाथ में है, वापस से सरकार को चाहिए कि वहां की व्यवस्था ठीक करे और लोगों के लिए वो काम कर सके। उदाहरण के लिए सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। अर्पणा चौहान जी, सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। अब तो हमारे पास हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें इस वायरस के बारे में नहीं पता है, इसकी प्रवृत्ति के बारे में नहीं पता है। अब हम जान चुके हैं कि वायरस कितना घातक है और क्या इसका उपाय है, लेकिन अब हमें फॉलो करवाना है सिर्फ। देखिए, विषय रहा सिस्टम सुधारने का। जब हमारे हाथ में सिस्टम आया तो सिस्टम इतनी खस्ता हालत में इनकी सरकार ने दे दिया था, और हम निरंतर अपने सिस्टम को सुधारने के लिए कार्यरत हैं। और जो अब बात हो रही है कि नए सेंटर्स ऑक्सीजन के जो लगाए जा रहे हैं, वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि कोई ऐसी आपदा अगर बड़ी आ जाती है, जो तीसरी वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं,
उसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे की तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि जब पहली लहर आई उस समय किसी को नहीं पता था, महाशक्ति अमेरिका को भी नहीं पता था, किसी देश को अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की कोई आपदा आ भी सकती है। भारत में आई, जैसी बहन ने अभी बताया जो हमारे साथ मोहनलालगंज से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों ने हर संभव मुहैया प्रयास किए, जनता को सहूलियत दी, हर प्रकार से उनको सुविधाएं प्रदान की। लेकिन जो ये हमको सलाह दे रहे हैं, अगर ये थोड़ी सलाह इनकी सरकार ने फॉलो की होती तो हम लोग को खड्डे भरने में इतना समय नहीं लगता। और रही तीसरे वेरिएंट की बात, तो हम लोग पूरी तरीके से दुरुस्त अपनी व्यवस्था को करके बैठे हुए हैं। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, ठीक है, पहले से बहुत हद तक मजबूत हुआ है अभिषेक वाजपेयी। लेकिन सवाल तो ये है, ठीक है अल्पना जी ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा है। अभिषेक वाजपेयी इसमें आप रिएक्ट कीजिएगा, लेकिन एक सवाल ही राजनीति नहीं ढूंढ रहा था। देखिए एक एक करके प्लीज, देखिए रिक्वेस्ट चाहिए अल्पना चौहान जी, एक एक करके अल्पना चौहान जी प्लीज, एक एक करके। अब मैंने आपको मौका दिया था, अब जरा अभिषेक जी को सुनिए। अभिषेक जी काउंटर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ में एक सवाल भी जोड़ रहा हूं। अब सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता है या नेता है वो बार बार एक सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, दोनों सवालों को एक साथ जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार के प्रवक्ता या सरकार की तरफ से जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो विपक्षी खेमा है, खास करके समाजवादी पार्टी, जब वैक्सीन लेकर के आते हैं तो आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, साहब आप मत लगवाइएगा, हम समाजवादी वैक्सीन लेकर के आएंगे। तो ये सिस्टम है ना, ये इसीलिए तो भरोसा नहीं हो पाया, लोगों में भ्रम बन गया। बताइए, जवाब दीजिए सर। देखिए, अगर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इनका सिस्टम इतना ही अच्छा था तो आपको याद होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई थी कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें किसी नरसंहार से कम नहीं है। दूसरी बार इन्होंने फटकार लगाया था कि कोरोना के समय प्रदेश की व्यवस्था देखकर लगता है कि सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। नहीं, आप कह लीजिए, मैं ही शांत हो जाता हूँ। नहीं अल्पना जी प्लीज, इस तरीके से नहीं। अभिषेक जी आप अपनी बात रखिए, अल्पना चौहान जी प्लीज ऐसे नहीं। ठीक है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला था। और आपको एक आंकड़ा याद दिला दूं कि एक 23 करोड़ की आबादी वाले पूरे प्रदेश में लगभग 875 मरीज जो हैं, सिर्फ उनका आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हुआ। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। ये मैंने नहीं, ये सबसे पहले आपके चैनल ने चलाया था ये बात। तो आप कौन से सिस्टम की बात करती हैं? लेकिन भ्रम भी तो फैलाया ना, भ्रम भी तो फैलाया। यही तो ये कह रहे हैं ना सरकार की तरफ से कि हम जिस किसी ने नहीं फैलाया, भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया। जिस समय प्रदेश को जरूरत थी, सुन लीजिए, क्या इनकी मानसिकता से आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि ये जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अभी आपकी मानसिकता से पता चल गया कि जब मैंने बोला कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक होकर के लड़ने की जरूरत है, तब आपने क्या कहा? नहीं, चलिए ठीक है सियासत नेता, ठीक है, इसमें साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों को साथ होना चाहिए। मैं ज्योति कामले को एक बार फिर से कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। ठीक है, एक मिनट जरा अल्पना चौहान जी, ठीक है ज्योति कामले जी, ठीक है अभिषेक जी, एक मिनट जरा सुनिए ज्योति कामले जी। अब आगे अभी तक लगता है कि हम जो चीजें या हेल्थ सिस्टम हम जो आगे बढ़ा करके चल रहे हैं, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत तेजी के साथ संक्रमित करता है लोगों को। क्या जितनी बड़ी अभी आबादी है हमारे प्रदेश की और जो हमारे देश की जो जनसंख्या है, उसके मुताबिक अब हमें कुछ सख्ती से नियम लागू कर देने चाहिए? कुछ गाइडलाइंस जो वापस से पहले लागू थी, क्या उनको वापस से हमें लाने की जरूरत है? वो भी तब जब शादियों का समय है, वो भी तब जब आगे आने वाले समय के अंदर विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों के अंदर, वो भी तब जब तीसरी लहर की बड़ी आशंका है पूरे देश भर के सामने। ज्योति कामले जी, आई थिंक कि इसको जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको हमको फिर से लेना पड़ेगा और सबको हमको स्ट्रिक्टली अवेयर करना पड़ेगा। और ओमिक्रॉन की तो अभी तक तो जितने ओमिक्रॉन के मतलब कि केसेस आ रहे हैं, तो वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्ड तरीके के, जिन्हें पता भी नहीं चलता, मगर उनसे डेथ हुई है, अभी इसका रिकॉर्ड नहीं आया। तो ठीक है, जैसा भी है हम कोशिश करेंगे ओमिक्रॉन ना आए हमारे इंडिया में, तो ना ही आए, और जो आ रहे हैं वहीं तक हम रोकें और इन्फेक्शन जो फैल रहे हैं उनको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जाए। और उसको, जिस चीज को हम जान नहीं रहे हैं, उसका इन्फेक्शन प्रिवेंशन ही एक बचाव का जो कहते हैं वही एक तरीका है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कोविड प्रोटोकॉल जैसे है, हैंड वॉशिंग है,
2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ छूने से पहले बाद में, ये सारे प्रोटोकॉल्स फिर से हमको अवेयर करना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि वो बिल्कुल निडर हो गई है, वो डर छोड़ दी है, आराम से घूमते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो हम लोगों को फिर से उन लोगों को दोबारा से अवेयर करना पड़ेगा, टीचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जनार्दन मिश्रा जी, इसमें जो बड़ी चुनौती है ना वो ये है कि अब वापस से क्या सरकार को एक बार फिर से वही सख्ती बरतने की जरूरत है जो कि इससे पहले तक अपनाई गई थी, जो की गई थी, और वो भी तब जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि अब शादियों का समय भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, सोशल गैदरिंग हो रही हैं, और इस नए वेरिएंट की तो ये कहा ही जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी इसलिए भी है कि एक समय के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को ये संक्रमित करता है, ज़्यादा संख्या में लोगों को ये संक्रमित कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, और ख़ास करके विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। तो ऐसे में अब हमें क्या कुछ हद तक सावधानी बरतने की ज़रूरत है? वेंदु जी, हमारे देश में 101 आंकड़ा हो चुका है, 100 क्रॉस कर चुका है ओमिक्रॉन का आंकड़ा। अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है, और सरकार को इन सब चीजों से इधर एक कड़े मापदंड फिर से अपनाने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे जैसा उसका स्प्रेडिंग पावर जितनी तेजी से वो फैल रहा है, फिर से आप कहते हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, अच्छे अच्छे देशों की तैयारी इधर ही रह गई है। हमारे देश में जितने इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर आप सोचते हैं कि हम हर बेड हर हॉस्पिटल में सारी चीजें पूरी कर देंगे। जैसे हमारे साथ में एक पैनलिस्ट उन्होंने बताया बहुत सारे सीएचसी में अभी ताला लगा हुआ है, तो अगर आप सारे घर को भी हॉस्पिटल बना दे तो भी ये चीजें जब इतनी तेजी से स्प्रेड होगा तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपने अंदर से ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम खुद को बचाना चाहते हैं, हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और समाज को बचाना चाहते हैं, तो हमें खुद अवेयर रहना पड़ेगा, और सरकार को भी कड़े मापदंड रखने चाहिए। इस समय इलेक्शन है, रैलियां हो रही हैं, सारी चीज लोग भूल चुके हैं। मास्क की कोई, अब आप देखते हैं आप बाहर मार्केट में निकलते हैं, मास्क कोई उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। दूरियां तो बिल्कुल आप अलग कर दीजिए उस बात को। तो ये चीजें हम लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं। एक बार फिर से जब वो डर आता है तो फिर से हम लोग ये दोषारोपण करके किसी को वो नहीं कर सकते। तो पहले हमें अपनी समझ, अपनी जरूरत, उसको अवेयरनेस को अब खुद को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक होना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और इसीलिए अल्पना चौहान जी, इसमें सरकार की नीति क्या है, आगे क्या सोच करके चल रही है सरकार? क्योंकि पहली लहर के समय तो आपने कह दिया कि ठीक है, पहले इसके बारे में, इस वायरस के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या इसके लिए प्रभावी कदम हो ये नहीं पता था, लेकिन दूसरी लहर में हमें ये सब कुछ मालूम था और उसमें बहुत हद तक लापरवाहियां बरती गई पहली लहर के बाद, इसी वजह से दूसरी लहर आती है और कहा जाता है कि देरी हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरी लहर का शुरुआत हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब 100 से ज़्यादा केसेस तो अब नए वेरिएंट के सामने आ चुके हैं, वो भी तब जब बहुत तेज़ी के साथ ये संक्रमित करता है लोगों को। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से कहीं बात हाथ से निकल जाए, फिर हम बाद में कहते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा देरी हो गई? देखिए, हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ईश्वर करे ऐसी परेशानी हमारे देश में आगे ना बढ़े। मैं तो यही कहूंगी, हम लोग जागरूकता को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं। हर जगह हम लोगों ने हर जगह ये कंपलसरी किया हुआ है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखें। हम लोगों ने टीकाकरण को हमने बहुत ज्यादा बल दिया है। उसके अलावा हम लोगों ने 7 दिन का क्वारंटाइन किया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभावित देखा जाता है, और दूसरा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय यात्राएं हैं, जो फ्लाइट है, फ्लाइट के दौरान जो प्रिकॉशंस हैं, उन सब का भी हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है। उसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है, और साथ के साथ हम अपनी जनता को जागरूक करने का हर कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां जैसे संभव हो पा रहा है, हम अवेयरनेस फिर से फैला रहे हैं। देखिए, सिर्फ सरकार को ही नहीं, सामाजिक संगठनों को भी, और जैसा अभी कुछ वक्त पहले अभिषेक जी ने कहा, निश्चल भाव से विपक्ष को भी आना पड़ेगा। ये क्योंकि एक सामाजिक हित का मामला है, सिर्फ ये कोई एक पार्टी विशेष का मामला नहीं है, ये एक मानवता का विषय है, ये मनुष्य के जीवन का मामला है, गंभीर विषय है। तो इन लोगों को भी ये अपनी जबान पे लगाम लगाना पड़ेगा कि विपक्ष को निरंतर सरकार को कोसने की बजाय जनता को, लेकिन कमियां तो बतानी पड़ेगी ना, कहीं अगर कुछ चूक रह गई है, कहीं थोड़ी कमी है। हाँ, ठीक है, मैं अभिषेक वाजपेयी को भी जोड़ रहा हूँ। अभिषेक वाजपेयी, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर के अब वापस से जोर देने की जरूरत है? और अभी तक तो सरकार के लिए बहुत हद तक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों वैक्सीन की डोज ऐसे थोड़े कम संख्या है। पहली डोज तो कई लोगों ने लगवा ली है, लेकिन दोनों डोज लगवा पाना ये क्या अभी भी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है? और वही मैं जरा
ज्योति कामले जी से भी ये जानूंगा कि बूस्टर डोज को लेकर के बड़ा जिक्र हो रहा है, मैं ये सवाल उनसे करूंगा। लेकिन अभिषेक वाजपेयी, क्या ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, दोनों वैक्सीन की डोज पूरी करवाना लोगों को? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती के साथ साथ हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी, सरकार के साथ साथ ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन साथ में मैं आपका ध्यान केंद्रित कर लूं कि पीएससी और सीएचसी सेंटर्स में जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उन कमियों को भी दूर करना पड़ेगा। अगर वो कमी दूर नहीं होंगी तो कितना भी हम प्रयास कर लें, जैसा कि अभी अल्पना जी ने बोला, हम आपसे वापस भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था और हमने अब भी कहा हुआ है कि जहां पे सरकार को हमारी जरूरत लगे आप बिल्कुल बोलिए, हम और आप मिल करके प्रदेश को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। हम तो खुद कहते हैं जहां पे ऐसी महामारी है वहां पे आप हमारी सहायता लीजिए ना, आप और हम साथ में मिल करके इस महामारी से लेने की क्या जरूरत है सर, इसमें तो सहायता करने की जरूरत है। आप इसमें आपको कोई आमंत्रित नहीं करेगा मानवता की सेवा करने के लिए। आप अपनी जबान पे ही अगर विपक्ष जनता को भड़काना बंद कर दे तो बहुत हद तक जो ठीक है अल्पना जी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि मैंने ही सब कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई आमंत्रित कर लो, क्योंकि हम जब अपने आप हमने जो काम किया वो आपको नहीं दिख रहा है, जो एनजीओ ने काम किया वो आपको नहीं दिख रहा है, जो लोगों ने घर घर जाकर के मददें पहुंचाई वो आपको नहीं दिख रहा। तो सब कुछ काम आपने किया, तभी तो हम कह रहे हैं कि आप हमको आमंत्रित कर लीजिए। हम अपने डॉक्टर्स को कोस नहीं रहे हैं आप लोगों की तरह। आप लोग मेडिकल संस्थानों को, हमारे डॉक्टर्स को, यही तो मिलकर के काम करना है। देखिए अल्पना चौहान जी, अभिषेक वाजपेयी, इसमें दलों को छोड़ना पड़ेगा, इसमें आपने ये किया, हमने किया, ये छोड़ना पड़ेगा। आईसीएमआर के सर्वे ने अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक बार फिर से मैं ज्योति कामले जी को, डॉक्टर ज्योति कामले को एक बार फिर से जोड़ रहा हूँ जरा। ज्योति कामले जी, अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों के मन में भी है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, सुरक्षा का चक्र उनका पूरा हो चुका है, लेकिन इस नए वेरिएंट से क्या ये जो अभी हम दोनों वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, क्या ये दोनों बचाव के लिए काफी हैं? और साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि अभी तक तो 2 डोज दी गई हैं, तो क्या तीसरी डोज, जिसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के कुछ देश में इसको अप्रूवल मिल चुका है, तो क्या भारत में भी इस पर कुछ नीति तैयार हो रही है? प्रशासनिक अधिकारी या एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं? बूस्टर डोज की वाकई में जरूरत पड़ेगी? ज्योति कामले जी, बूस्टर डोज की बात हो रही है, लेकिन अभी हम लोगों को प्लान के तहत बूस्टर डोज लगाने के लिए इन्फॉर्म नहीं किया गया है। और 2 डोज के बाद बूस्टर लगनी है, 99% लगेगी, लेकिन जब पहले 2 डोज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही बूस्टर डोज स्टार्ट होगी। अच्छा, मैं वापस से पहला सवाल जो आपसे कर रहा था कि ये जो दोनों वैक्सीन की डोज है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, क्या ये कारगर है इस नए वेरिएंट के ऊपर, काम करती हैं ये? अब इसके लिए तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन पकड़ा है उन्होंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है तो कौन सी वैक्सीन लगाई है, कोविशील्ड लगवाई है कि कोवैक्सीन लगाई है, उसमें किसमें कोविशील्ड में ओमिक्रॉन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है कि कोविशील्ड में कर रहा है, इन चीजों को देख करके तभी मैं रिस्क कर पाऊंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आपको वैक्सीन की डोज जरूर लगवानी है, बिना वैक्सीन की डोज के आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जहां तक हमारे यहाँ सवाल है, अपने एरिया में, हमारे लखनऊ एरिया से सभी लोगों को जो है वैक्सीनेट कराया जा रहा है, प्रॉपर वैक्सीनेशन पर डे हो रहा है, चाहे वो सब सेंटर लेवल पर हो, चाहे वो सीएससी पर हो, चाहे पीएससी पर हो, डेली वैक्सीन लग रही है। ठीक है जनार्दन मिश्रा जी, मैं इस पॉइंट पर भी आ रहा हूँ कि भारत के अंदर तो ये वैक्सीन, ये जो नया वेरिएंट है उसकी दस्तक तो बहुत बाद में हुई, क्या इस दस्तक को आने से या इस नए वेरिएंट को भारत में आने से रोका जा सकता था? कुछ लापरवाहियां रही हैं, आपको क्या इसमें नजर आता है? देखिए, अभी तक जितने भी मामले आए हैं उसको ट्रेस आउट किया गया तो बाहर से आने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही चीजें फैली हैं। हाँ। जो पंजाब में स्थिति आई, दिल्ली में स्थिति आई, तो बाहर से जितने भी यात्री आए हैं, जो हवाई यात्रा करके आए हैं, तो वो चीजें अभी फैली हुई हैं। और जहां तक बात है ये जो हमारी वैक्सीनेशन है, उस पर हमारे साइंटिस्ट ने ये एश्योरेंस दिया है कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आने वाले जो वेरिएंट है उस पर भी कारगर सिद्ध होगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन साथ में हर डॉक्टर और हर साइंटिस्ट ये बात कहता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सारे जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है।
आपको सारे जो सुरक्षा के मापदंड है उनको फॉलो करना है। आप दूरी बना के रखेंगे, मास्क पहनेंगे, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए, लेकिन इस चीज को करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से कड़े मापदंड उठाए। अब वो चीजें अब बोला जा रहा है कि जनवरी तक में वो लहर पूरी जोर शोर पे आ सकती है, तो अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। दिसंबर का समय लास्ट ज्यादा नहीं निकल बचा, चुका है इसलिए लगभग। सभी लोगों से गुजारिश भी है कि आप वैक्सीन की डोज अगर आपने नहीं लगवाई है तो आप जरूर लगवाएं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि सदन के भीतर जब इस बात को लेकर के बयान पेश किया जाता है, बयान रखा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई, तो इसको लेकर के सवाल तो विपक्षी खेमा उठा ही रहा है। लेकिन अब तैयारी आने वाले समय के लिए भी की जानी है। सरकार को इस पर भी विचार करना होगा कि कैसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।